प्यारे बच्चों, क्या बताएं, कभी कभी वीडियो जो है आखिरी में बच्चों बहुत छोटा बनाना पड़ता है। क्या होता है कि कभी कभी जब फ़ोन आ जाता है तो वीडियो कट जाता है। वेरी वेरी सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं, हम क्या करें, मजबूरी है अपनी, बस फ़ोन आ जाता है और कट जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रयासरत हैं, आप लोग इसमें जो है मायूस मत होना, ठीक है बच्चों। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ेंगे एंटोनी अलग भाग में, तीसरे भाग में एंटोनी। हमने सोचा था 2 भाग में इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा भाग और बन जाएगा, एंटोनी हेनरी जोमनी की युद्ध संबंधी विचार। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही BA पार्ट 3, BA फाइनल, फर्स्ट पेपर, स्ट्रैटेजिक विचारक, डिफेंस स्टडी के। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसमें भी कुछ पढ़े थे, लेकिन हम इसको सोच रहे हैं पूरा आपको हम फिर से प्रारंभ कर दें, ताकि वीडियो भी थोड़ा सा हो जाए, नहीं तो बहुत ही थोड़ा सा तो बचा ही है। युद्ध नीतिक विचार, जोमिनी के युद्ध नीतिक विचार। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने जो पहले कहा है, शत्रु की संचार व्यवस्था भंग करना एवं अपनी सुरक्षित रखना। संचार व्यवस्था के बारे में बच्चों हम बहुत बता चुके हैं आपको, ठीक, वही जो पीछे की सप्लाई लाइन वही है संचार व्यवस्था। दूसरे में इन्होंने क्या कहा है, अपनी सेना द्वारा, बड़ी सेना द्वारा शत्रु के छोटे भाग पर आक्रमण। ठीक है, तीसरे में इन्होंने कहा है आश्चर्यचकित करने के लिए अपनी सेना के एक बड़े भाग को शीघ्र ही, जल्दी से युद्ध के निर्णायक स्थान पर ला देना। और कहा है इन्होंने चौथे भाग में, विजय हेतु राजनीतिक लक्ष्य के साथ साथ हथियार, आयुध, तोपखाने एवं गोला बारूद भी महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात जैसा महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही महत्वपूर्ण हमारे हथियार भी होने चाहिए, हथियार। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे विस्तृत भू क्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि विस्तृत भू क्षेत्र और भूमि की अलग अलग तरीके से बनावट, ये हमें भिन्न भिन्न प्रकार की युद्ध कलाओं के प्रति हमें सचेत करता है। अर्थात जैसे पहाड़ी भूमि है, ठीक है बच्चों, पहाड़ी है, पर्वतीय उबड़ खाबड़ भूमि है, जंगली है, दलदली है, प्लेन भूमि है, हर तरह की भूमि पर लड़ने के लिए हमारे सैनिक अगर ट्रेंड हैं तो हम शत्रुओं की कमजोरी के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार हम शत्रुओं को उसी प्रकार की भूमि में फंसा कर उनसे जो है युद्ध कर सकते हैं और उन्हें पराजित भी कर सकते हैं। अगर जो है युद्ध के मैदान में अगर हमको पीछे हटना पड़े पराजय की स्थिति में, तो हम पीछे जाकर भी जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये विस्तृत भू क्षेत्र इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हर परिस्थितियों में शत्रु पहाड़ी पर लड़ने के लिए अगर जो है ट्रेंड नहीं है तो हम उसको पीछे भागकर पहाड़ी में ले जाके उलझा दें। जैसे बच्चों विस्तृत भू क्षेत्र एवं ठंडा प्रदेश, जो कि रूस में, सोवियत संघ में साइबेरिया या नामक ऐसा जो है ठंडा प्रदेश है, जहाँ पर नेपोलियन, जर्मनी की सेनाएं जाकर वहाँ के वातावरण से ही समाप्त हो गई। इतना ठंडा क्षेत्र है, युद्ध लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें ठंडी के कारण ही मरना पड़ा। चलिए ठीक है, ना तो नेपोलियन जीत पाया ना जर्मनी, हिटलर। चलिए इसीलिए जैसा अपने देश की व्यवस्था हो, अपने क्षेत्र जैसा हमारा हो, उसी और अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग चुनाव कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग भूमि का चुनाव कर सकते हैं। विस्तृत भू क्षेत्र इसीलिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर अन्य क्षेत्र ना हो तो कम से कम पीछे हटकर द्वितीय प्रहारक शक्ति, तृतीय प्रहारक शक्ति, चतुर्थ प्रहारक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। बच्चों प्रहारक शक्ति क्या है? जैसे हम किसी को मारे, ध्यान दीजिए, प्रहारक शक्ति का मतलब जैसे हमारी सेनाएं एक स्थान पर पराजित हुई, तुरंत जो है 2 किलोमीटर पीछे हट के फिर से जो है अपने आप को मोर्चेबंदी कर लेती हैं, फिर वहाँ पराजित हुए,
फिर पीछे 2 किलोमीटर हटिए। तो ऐसे जितना बड़ा क्षेत्र होगा हमें उतनी जो है प्रहारक क्षमता हमको मिलती रहेगी। जैसे एक व्यक्ति को अगर कोई मार दिया, अगर मर गया तो उसकी प्रहारक क्षमता समाप्त। अगर वो जीवित बचा रहा, ईश्वर की दया से फिर से घर से बाहर आ गया, तो समझ लीजिए उसके पास द्वितीय प्रहारक क्षमता भी बची है, वो फिर से आप पे अटैक कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो बच गया है। अर्थात हमारे राष्ट्र अगर विस्तृत क्षेत्र है, हम लोग कई बार पराजित होते होते पीछे जाकर अगर हम लोग कई मोर्चेबंदी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, यहाँ तक कि पहाड़ों में छुपकर, दलदल क्षेत्रों में छुपकर, जंगलों में छुपकर अगर अपने प्राण बचा सकते हैं और दोबारा अपनी शक्ति से आक्रमण करने की क्षमता को एकत्रित कर पाते हैं, तो वही है द्वितीय प्रहारक क्षमता। ठीक है, तो विस्तृत भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा चाहिए वैसा आप प्रयोग करें, चाहे आक्रमण करने में, चाहे पहाड़ियों पर आक्रमण, चाहे दलदल क्षेत्रों में ले जाके उनको धफा दीजिए, चाहे जैसे कीजिए। जो क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त हो उसी क्षेत्र का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही के स्थान पर आक्रामक कार्यवाही श्रेष्ठ होती है। बच्चों, विजय के लिए हर समय आक्रामक कार्रवाई, इसीलिए कहावत है कि रक्षात्मक युद्ध जो है वो पराजय टाल सकती है लेकिन विजय नहीं दिला सकती। इसलिए विजय के लिए हर समय आक्रामक कार्रवाई श्रेष्ठ होती है। रक्षात्मक कार्रवाई के द्वारा तो केवल अपने प्राण बचाया जाता है, अपनी सेनाओं के प्राण, अपने आप को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोमनी युद्ध में अधिकतम हिंसा के स्थान पर नम्रता का पोषक था। उसने क्या कहा है, विजय के बाद विजेता को शीघ्र ही युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। इसका मतलब ये था कि जैसे क्लाउज़विट्ज़ मानता था कि युद्ध में संपूर्ण हिंसा किया जाए, सबको मार काट रक्तपात, उतना रक्तपात कर दिया जाए कि राजा हमारा विरोधी जो है वो आतंकित होकर हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, हमारी बातें मान ले। लेकिन जोमनी ने क्या कहा है, जोमनी ने कहा है कि विजय के बाद अगर विजेता को चाहिए कि शीघ्र ही युद्ध समाप्त कर दे ये, और उसके साथ नम्रता से पेश आए। बहुत नम्रता तो नहीं, लेकिन क्लाउज़विट्ज़ के मुकाबले ये थोड़ा सा नम्र स्वभाव का था। ठीक, अब जैसे जो है उसने कहा था, क्या बोलते हैं, अरे चे गुवेरा की बात ले लीजिए, आपको हमने बताया था, थोड़ा सा हमने आपको बताया है उसमें पाठ्यक्रम में। उसने कहा था ना कि इतनी अधिक जो है तबाही भी नहीं मचानी चाहिए कि लोग भूखों मरने लगे। इससे जो है उसके अंदर मानवता परिलक्षित होती है, लेकिन फिर भी था तो सेना नायक, गुरिल्ला सेना नायक। ठीक, ऐसे में जोमनी भी नम्रता का पोषक था और विजय के बाद विजेता को शीघ्र युद्ध समाप्त कर दे। कहने का मतलब अगर विजय मिल गई तो आप उनके ऊपर हिंसा या उनके ऊपर रक्तपात भी बहाना बंद कीजिए, उनका रक्त बहाना बंद कीजिए। ठीक, और देखिए इन्होंने क्या कहा है, सीधे आक्रमण के स्थान साथ साथ संचार रेखाओं पर भी आक्रमण करना चाहिए। भाई सामने से भी आक्रमण कीजिए और संचार रेखाएं जो पीछे से जो आपूर्ति मिल रही है उस पर भी अटैक करिए। ठीक, दोनों पे अटैक किए जाने से संचार रेखाओं के द्वारा वो हानिकारक स्थिति में लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पीछे से उनको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण ये जो है आत्मसमर्पण करने के लिए शत्रु हमारा मजबूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में जनरल कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ के बारे में। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। ठीक।